हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है दीपक दीपक दफ्तुआर। और इस चैनल पर आपका दोस्त किस्सागो या कहानी सुनाने वाला। अच्छा, ये बताइए, हम में से ऐसा कौन होगा जिसने अपने बचपन में अपने दादा दादी, नाना नानी या किसी और बड़े से तरह तरह की कहानियां ना सुनी हो। फिर हम धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और कहानियां सुनने का ये दौर बंद हो जाता है। लेकिन हमारे मन में अंदर ये कहानियाँ कहीं किसी कोने में छिपी रहती हैं और हमें हमारे अतीत से जोड़े रहती हैं। मैंने भी अपने दादा, नानी और कभी कभी अपने डैड से भी बहुत सारी अपने बचपन में कहानियाँ सुनी। लेकिन बचपन से ही कहानियों को सुनना मुझे इतना अच्छा लगता रहा कि मैंने खुद भी बहुत कम उम्र में ही कहानी सुनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले अपने छोटे भाई को, फिर कुछ दोस्तों को और बाद में अपनी दोनों बेटियों को। लेकिन फिर जीवन की आपाधापी में मेरा कहानियाँ पढ़ना तो जारी रहा, पर उन्हें सुनाने का सिलसिला रुक गया। बच्चे बड़े हो गए, समय की कमी हो गई और किसे सुनाएं यह मसला भी रहा। लेकिन अब जबकि मेरे पास समय है, तो मैंने फिर से अपने पुराने शौक पर काम करना शुरू किया। बस फ़र्क इतना है कि इस बार मैं अपने चैनल के माध्यम से कई लोगों तक पहुंच सकता हूं। मेरी यह कोशिश रहेगी कि मैं जहाँ तक हो सके नामचीन लेखकों की बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ आप तक अपने सुनाने के अंदाज में रख सकूं। अगर आपको मेरी सुनाई हुई कहानियाँ अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरी कहानियों को और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल किस्से, कहानियाँ और किस्सा गोई को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, बेल बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी मेरी कोई नई कहानी आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस सिलसिले में आज की मेरी पहली कहानी है एक ऐसे महान व्यक्ति की लिखी हुई, जो एक बहुत ही बड़े फिल्म निर्माता, निर्देशक और संगीतकार होने के अलावा एक कमाल के कहानीकार भी थे, सत्यजीत राय साहब। तो सुनाने जा रहा हूँ उनकी लिखी एक बहुत ही दिलचस्प भूत की कहानी। हाँ साहब, ठीक सुना आपने, भूत की कहानी। आनत बाबू का खौफ या आनत बाबू का डर पेश है। आनत बाबू का खौफ। आनत बाबू से मेरी पहली मुलाकात रघुनाथपुर जाते हुए ट्रेन में हुई। मैं छुट्टियों पर वहाँ जा रहा था। मैं कलकत्ता के एक डेली पेपर या दैनिक समाचार पत्र के लिए काम करता था। पिछले कुछ महीनों में काम का बोझ इतना बढ़ गया था कि मेरा दम घुटने लगा था। मुझे कुछ फुर्सत की घोर आवश्यकता थी। इसके अलावा मुझे लिखने का भी शौक था और कुछ विचार मेरे मन में बहुत घुमड़ रहे थे, जिन्हें मैं कहानियों में तब्दील करना चाहता था और जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सोचने की ज़रूरत थी। फिर आप तो समझ ही सकते हैं कि किसी भी लेखक के लिए उसके सोचने के लिए शांति की कितनी ज़रूरत होती है। मुझे भी चाहिए थी साहब। इसलिए मैंने एक छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखी और फिर कागज़ का एक पैकेट अपने सूटकेस में रखकर छुट्टी मनाने के लिए निकल पड़ा। अब रघुनाथपुर को चुनने का एक कारण था। कॉलेज के मेरे एक पुराने दोस्त बीरेन विश्वास का वहाँ अपना पुश्तैनी मकान था। एक शाम कलकत्ते के कॉफ़ी हाउस में बैठे हुए हम सब गपशप कर रहे थे और ऐसे स्थानों के बारे में बातचीत कर रहे थे जहाँ जाकर छुट्टियों का आनंद लिया जा सके। तब बीरेन ने जब सुना कि मैंने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दिया हुआ है, तो उसने तुरंत कहा कि यदि मैं चाहूँ तो रघुनाथपुर में उसके पुश्तैनी मकान में मुफ्त रह सकता हूँ, पैसे वैसे भी लगेंगे नहीं और वहाँ उसका नौकर भी है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता, उसने कहा, लेकिन तुम जानते ही हो कि इस समय मैं किस कदर बिजी हूँ। तुमको कोई कठिनाई नहीं होगी। मेरा वहाँ नौकर भारद्वाज है, वो तुम्हारी सेवा करेगा। भारद्वाज कई बरसों से वहाँ पर है और हमारे परिवार की सेवा करता रहा है। खैर साहब, ट्रेन में हमारा डिब्बा पूरी तरह से भरा हुआ था। अनंत बंधु मित्रा, अनंत बाबू बिल्कुल मेरे बगल वाली सीट पर बैठे हुए थे। वह लगभग 50 वर्ष के रहे होंगे। कद अधिक लंबा नहीं था, बालों के बीच से एक मांग निकली हुई थी। उनकी आंखों में एक तीखी चमक थी
और उनके होठों पर एक खुशी भरी मुस्कान। और उनकी वेशभूषा से तो ऐसा जान पड़ता था जैसे उन्होंने कोई 50 वर्ष पहले लिखी हुई किसी नाटक में पार्ट निभाने के लिए खुद को तैयार किया हो। वरना इन दिनों कोई इस प्रकार की जैकेट, कॉलर, चश्मा या जूते पहनता है क्या? खैर साहब, हमारी बातचीत शुरू हो गई। पता चला कि वो भी रघुनाथपुर ही जा रहे थे। अच्छा, क्या आप रघुनाथपुर छुट्टी बिताने जा रहे हैं? मैंने उनसे पूछा, मगर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और ऐसा लगा कि वो कुछ सोच में खो गए हैं। या यह भी हो सकता है कि ट्रेन के तेज आवाज में वो मेरा प्रश्न ही नहीं सुन पाए। वीरेन का घर रघुनाथपुर में मुझे काफ़ी अच्छा लगा। घर वास्तव में सुंदर था। घर के सामने खुली हुई जगह थी जिसपे सब्जियां और फूल उगे हुए थे, और ये भी कि पड़ोस में आसपास में कोई दूसरा घर नहीं, इसलिए पड़ोसियों द्वारा शांति भंग किए जाने की संभावना भी नहीं थी। हालांकि भारद्वाज ने काफ़ी मना किया, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने ऊपर बरसाती पर ही एक कमरा अपने लिए चुना। वह छोटा सा हवादार आरामदायक कमरा था और पूरी तरह से शांत। मैंने जब अपना सामान खोला तो अरे ये क्या हुआ, मैं तो अपना रेजर ब्लेड लाना भूल गया। अब दाढ़ी कैसे बनाऊंगा? कोई फिक्र की बात नहीं है साहब, भारद्वाज ने कहा। कुंडू बाबू की दुकान यहां से केवल 5 मिनट के फासले पर है, आपको ब्लेड वहां मिल जाएंगे। शाम 4 बजे के लगभग चाय पीने के बाद मैं उस दुकान के लिए चल पड़ा। दुकान को देखकर मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे लोग इस जगह का इस्तेमाल एक क्लब की तरह करते हैं। अधेड़ उम्र के करीब 7-8 लोग अंदर लकड़ी की बेंचों पर बैठे हुए मजे से गप्पे लड़ा रहे थे। उनमें से एक कुछ कुछ उत्तेजित होकर कह रहा था, खैर यह ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में मैंने कुछ सुना ही हो। मैंने सारी घटना अपनी आंखों से देखी है। ठीक है, यह घटना 30 साल पहले घटी थी, लेकिन उस प्रकार की किसी घटना को व्यक्ति की स्मृति से मिटाया नहीं जा सकता साहब। बतलाइए, मिटाया जा सकता है क्या? जो हुआ उसे मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा, विशेषकर इसलिए क्योंकि हलधर दत्त मेरा एक घनिष्ठ दोस्त था। वास्तव में उसकी मौत के लिए आज भी मैं खुद को ही जिम्मेदार मानता हूं। मैंने 7 o'clock ब्लेड का एक पैकेट खरीदा। फिर मैं थोड़ा सा इधर उधर घूमकर ऐसी वैसी चीजें देखता रहा जिनकी मुझे कोई जरूरत नहीं थी। दरअसल मैं उनकी बातें सुनना चाहता था। उस भद्रलोक ने अपनी बात जारी रखी। जरा कल्पना करो, मैंने अपने दोस्त के साथ सिर्फ 10 रुपये की शर्त लगाई और रात बिताने के लिए वो उस पश्चिमी कमरे में चला गया। अगली सुबह मैं काफी देर तक उसके आने का इंतजार करता रहा, लेकिन जब वह नहीं आया तो मैं जितेन बख्शी, हरिचरण साहा और कुछ एक और लोगों के साथ हवलदार भवन में उसे खोजने के लिए गया, और हमने उसे उसी कमरे के फर्श पर मरा हुआ पड़ा पाया। शरीर पत्थर की तरह ठंडा, आंखें खुली और छत की तरफ घूरती हुई। उसकी आंखों में जो डर मैंने देखा, मैं आपको बताऊं, उसका एक ही अर्थ हो सकता है, भूत। भूत। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, सांप काटने का या उस प्रकार का कोई निशान भी नहीं था। तो बताइए, उसे भूत प्रेत के अलावा और किसने मारा होगा? बताइए मुझे। उस दुकान पे 5 मिनट और गुजारने पर मुझे इतना तो पता चल ही गया कि वे किस विषय पर बात कर रहे हैं। उनकी बातों से यह साफ था कि रघुनाथपुर में दक्षिण दिशा में कोई कोने में कोई 200 साल पुरानी हवेली है जो स्थानीय जमींदारों हवलदार वंश की है। वह हवेली बरसों से खाली पड़ी हुई थी। इस हवेली में पश्चिम दिशा में एक विशेष कमरे को भूतहा माना जाता था। हालांकि हलधर दत्त की मृत्यु के बाद 30 बरस में किसी ने उस कमरे में एक रात बिताने का भी साहस नहीं किया। फिर भी रघुनाथपुर के निवासियों को उस कमरे में डेरा जमाए भूत मंडली के बारे में सोचकर एक विशेष प्रकार की सनसनी महसूस होती थी। इस मान्यता के पीछे 2 कारण थे। एक तो हलधर दत्त की 30 साल पहले हुई उस कमरे में रहस्यमय मृत्यु, और दूसरे हालदार परिवार, जमींदार परिवार के इतिहास में अनेक हत्याओं और आत्महत्याओं का एक लंबा सिलसिला।
इस बातचीत से मन में उत्पन्न कौतूहल के साथ जब मैं उस दुकान से बाहर निकला तो मैंने अनंत बाबू मित्रा को बाहर खड़ा पाया। उनके होठों पर वही मुस्कान थी जो मैंने ट्रेन में उनसे मुलाकात के दौरान पहली बार देखी थी। क्या आपने सुना, वे जो कह रहे थे? उन्होंने पूछा। जी हाँ, मैं सुने बिना नहीं रह सका। हाँ, क्या आपको इसमें विश्वास है? किसमें? भूत प्रेत में? मैंने पूछा। हाँ। ओह, आप समझिए, मैंने भूता घरों के बारे में अक्सर बहुत सुना है, लेकिन मेरी भेंट कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं हुई जो भूता घर में रह चुका हो और उसने कुछ देखा हो। इस कारण मैं बहुत विश्वास के साथ तो कुछ नहीं। अनंत बाबू की मुस्कान गहरा गई। तो क्या आप उसे देखना चाहेंगे? उन्होंने पूछा। क्या? अरे भाई, वही घर देखना? क्या मतलब है आपका? सिर्फ बाहर से, यहाँ से बहुत दूर नहीं है। अधिक से अधिक कोई 1 मील। अगर आप इस मार्ग से सीधे चले जाएं तो 2 मंदिरों को पार करके और दाहिने हाथ में मुड़ें तो रास्ता बहुत छोटा पड़ेगा, करीब 1/4 मील। आदमी तो बड़ा ही दिलचस्प लगता था। इसके अलावा घर लौटने की मुझे कोई जल्दी भी नहीं थी, इसलिए मैं उसके साथ चल पड़ा। बाहर से हालदार हवेली को देख पाना कोई आसान काम नहीं था। जंगली पेड़ पौधों, झाड़ियों, लताओं आदि ने अधिकांश हवेली को ढक रखा था। उस हवेली का जो मेन गेट था, उससे हवेली तक पहुंचने में कम से कम 10 मिनट जरूर लगते। गेट के अंदर और मकान के सामने उस बीच में एक बहुत विशाल सा बागीचा था, जो किसी ज़माने में हो सकता है बहुत ही सुंदर रहा हो। अब तो बिल्कुल जंगल ही हो चुका था। बागीचे के बीच में एक बड़ा सा फव्वारा था जिसके चारों तरफ चबूतरे थे, टूटा फूटा, सूखा हुआ। खैर साहब, मूर्तियों के और फव्वारे के अवशेष बता रहे थे एक समय में घर और प्रवेश द्वार के बीच में जो बागीचा यहाँ हुआ करता था वो बड़ा ही खूबसूरत रहा होगा। घर की बनावट कोई खास नहीं थी। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं था जो जिसे बहुत खूबसूरत कहा जा सके। एक मामूली सा बड़ा था मकान, हवेली। अब तो उसका पूरा ढांचा एक बदसूरत ढेर जैसा ही था। अस्त होते हुए सूरज की अंतिम किरणें हवेली पर जमे हुए काई के ऊपर पड़ रही थी। आनंद बाबू ने 1 मिनट उस हवेली को घूरा, फिर उन्होंने कहा, जहां तक मैं समझता हूं, भूत प्रेत दिन की रोशनी में बाहर तो नहीं आते होंगे, क्यों? उन्होंने आंख मारते हुए आगे जोड़ा, अंदर जाकर उस कमरे पर एक निगाह मारे। वह पश्चिमी कमरा, वही कमरा जिसमें, मैं घबराया। अरे हाँ हाँ, वही जिसमें हलधर दत्त की मृत्यु हुई थी। यह आदमी कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रहा है, नहीं? मैंने सोचा। अनंत बाबू मेरे मन की बात समझ गए। मैं देख सकता हूं तुम्हें घोर आश्चर्य हो रहा है। खैर, तुमको सच बताने में कोई बुराई नहीं। मेरा रघुनाथपुर आने का एकमात्र कारण यही घर है। अरे सच में? हाँ, कलकत्ता से मैंने सुना था कि इस घर में भूतों का बसेरा है। मैं इतनी दूर यही देखने की हसरत लेकर आया हूं कि क्या मैं उस भूत की एक झलक पा सकता हूं। याद है आपने ट्रेन में मुझसे पूछा था कि मैं यहाँ किस लिए जा रहा हूं? मैंने जवाब नहीं दिया था। आपको अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि आपको बताने से पहले मैं आपको अच्छी तरह से जान लूं तो ही बेहतर है। लेकिन भूत को देखने के लिए आपको कलकत्ता से इतनी दूर रघुनाथपुर आने की क्या जरूरत थी? 1 मिनट रुको, मैं वो भी बता दूंगा। मैंने अपने काम के बारे में तुमसे अभी तक कुछ बताया ही नहीं है। नहीं बताया ना? सच यह है कि मैंने प्रेतात्माओं एवं सभी अलौकिक चीज़ों के बारे में बहुत अध्ययन किया है। लॉट ऑफ स्टडी। मैंने अपने पिछले 20 वर्ष सिर्फ इसे विषय पर रिसर्च करते हुए बिताए हैं। मृत्यु के बाद जीव, पृथ्वी पर बसने वाली आत्माओं,
नर पिशाचों, भेड़ियों में परिवर्तित मनुष्यों, काला जादू, जादू टोना इत्यादि विषयों पर अब तक जो कुछ भी कहीं लिखा गया है, छपा है, मैंने सब पढ़ा है। इसके लिए 7 भाषाएं सीखनी पड़ी है मुझे। लंदन में एक प्रोफेसर नॉर्टन हैं जो ऐसे ही रुचि रखते हैं। पिछले 3 वर्षों से हम दोनों के बीच में काफ़ी चिट्ठी पत्री चल रही है। मेरे लिखे हुए लेख तो ब्रिटेन की जानी मानी पत्रिकाओं में भी छप चुके हैं। हाँ, मैं सिखी बखाना नहीं चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि यह कहना सही होगा कि इन सब चीज़ों के बारे में इस देश में किसी को भी इतनी जानकारी नहीं है जितनी मुझे। वो बड़ी सच्चाई से बोले। उनकी बात सुनकर मुझे यह जरा भी महसूस नहीं हुआ कि वे झूठ बोल सकते हैं या बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं। इसके विपरीत मेरे मन में यह भाव जागा कि मैं इस आदमी पर आसानी से विश्वास कर सकता हूँ। ये जो बोल रहे हैं ठीक ही बोल रहे होंगे। हाँ, इसके साथ ही मेरे अंदर उनके प्रति एक आदर का भाव भी आया। कुछ मिनट खामोशी के बाद उन्होंने कहा, मैं देश भर के कम से कम 300 भूता घरों में ठहर चुका हूँ। हाँ, सचमुच में? हाँ, जबलपुर, चेरापूंजी, कांठी, कटोआ, जोधपुर, अमीनगंज, हजारीबाग, सिउड़ी, बारासात और भी अनेक जगहों में। मैं 56 बंगलों में ठहर चुका हूँ और कम से कम 30 नील कुटियों में। इसके अलावा कलकत्ता और उसके उपनगरों में करीब 50 भूता मकान हैं जहाँ मैंने रातें बिताई हैं। लेकिन आनंद बाबू रुक गए। फिर उन्होंने अपना सिर झटका और कहा, यार भूत प्रेत मुझसे बचते रहे। शायद वे उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जिनसे उन्हें कुछ सरोकार नहीं होता। मुझे तो बार बार निराश होना पड़ा है। मुझे सिर्फ 1-2 बार, एक बार मद्रास के निकट तिरुचिरापल्ली में एक पुरानी इमारत में ऐसा लगा जैसे वहाँ कुछ अजीब सी चीज़ मौजूद है। ब्रिटिश राज्य के दौरान वहाँ एक क्लब हुआ करता था। जानते हो क्या हुआ था? कमरे में अंधेरा था, हवा का नामो निशान भी नहीं। फिर भी जब जब मैंने एक मोमबत्ती जलाने की कोशिश की, किसी ने या किसी चीज़ ने फूंक मारकर उसे बुझा दिया। 12 दियासलाई बेकार चली गई। लेकिन 13वीं से मैं मोमबत्ती जलाने में कामयाब रहा। अब जैसे ही मोमबत्ती जली, वहाँ मौजूद प्रेतात्मा गायब हो गई। हाँ, इसी तरह एक बार कलकत्ता के एक घर में मुझे कुछ रोचक सा अनुभव हुआ था। हमेशा की तरह मैं एक अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था और कुछ होने की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि जैसे किसी मच्छर ने मेरे सिर पे काटा। मुझे हैरानी हुई तो मैंने अपने सिर पर हाथ फेरा और पाया कि मेरे सिर के एक एक बाल गायब हैं। मैं पूरी तरह गंजा था। क्या यह सच में मेरा अपना सिर था या मैंने किसी और का सिर छुआ था? पर नहीं, मच्छर ने असल में तो मुझे ही काटा था। मैंने तुरंत ही अपनी टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी में सामने लगे हुए मिरर पे देखा। लेकिन मेरे सारे बाल सही सलामत थे, गंजेपन का कोई भी निशानी नहीं। तो इतने वर्षों में मुझे प्रेतात्माओं के संबंध में यही केवल छोटे छोटे 2 अनुभव हुए। मैं कहीं भी कुछ खोज पाने की आशा छोड़ चुका था। लेकिन हाल ही में मैंने रघुनाथपुर में इस मकान के बारे में एक लेख एक बहुत पुरानी मैगज़ीन में पढ़ा। अतः मैंने सोचा कि मुझे यहाँ जाना चाहिए और अंतिम बार अपनी किस्मत आजमाने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, अंतिम बार क्यों भाई? मैंने पूछा। यार, अगर इस बार नहीं मिला तो मैं अपनी ये जिद कि मुझे प्रेतात्माओं को देखना है छोड़ ही दूंगा। बातचीत करते करते हम दोनों हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंच गए। आनंद बाबू ने अपनी घड़ी देखी और कहा, आज सूरज 5:31 शाम में डूबेगा। अभी 5:15 हुए हैं। चलो, अंधेरा होने से पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं। अलौकिक घटनाओं में उनकी रुचि संभवतः छूतहा रोग जैसी थी। मैंने उनका सुझाव तुरंत मान लिया। उनकी तरह मैं भी उस घर के अंदर जाने और विशेष करके उस कमरे को देखने के लिए बेचैन हो उठा। हम लोग मुख्य दरवाजे से अंदर गए।
एक विशाल आंगन था और कुछ ऐसा था जो स्टेज जैसा लगता था। उसका प्रयोग जरूर पुराने समय में दुर्गा पूजा या अन्य उत्सवों के लिए होता रहा होगा, लेकिन अब यहाँ पर खुशी का कोई भी चिन्ह नहीं जो शायद पहले कभी रहा हो। एक अजीब सी मनहूसियत। आंगन के चारों ओर बरामदे थे और हमारी दाईं तरफ एक टूटी हुई पालकी थी और उसके आगे ऊपर जाने की सीढ़ी। सीढ़ी पर इतना अंधेरा था कि अनंत बाबू को अपनी जेब से टॉर्च निकालकर जलानी पड़ी। रास्ता बनाने के लिए हमें मकड़ी के जालों की पूरी दीवार हटानी पड़ी। हम जब आखिरी में पहली मंजिल पर पहुंचे तो मैंने अपने मन में सोचा, हे यह मकान अगर भूता निकला भी तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। हम गलियारे में खड़े थे और हमने कुछ मोटा मोटा हिसाब लगाया। हमारे बाएं तरफ का कमरा जरूर पश्चिमी मुखी होना चाहिए। तय करने के बाद अनंत बाबू बोले, चलो हमें अभी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, आओ मेरे साथ। गलियारे में केवल एक ही चीज़ थी, पुराने जमाने की एक विशाल घड़ी। उसका शीशा टूटा हुआ था, उसकी एक सुई गायब थी और पेंडुलम एक तरफ पड़ा था। पश्चिमी कमरे का दरवाज़ा बंद था। अनंत बाबू ने अपनी उंगली से दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। किसी अज्ञात भय के कारण मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरवाज़ा खुल गया, लेकिन अंदर देखने योग्य कुछ भी असाधारण नहीं था। कभी यह बैठक खाना रहा होगा, ड्राइंग रूम। बीच में एक बड़ी सी मेज़ पड़ी थी जिसका ऊपरी हिस्सा गायब था। सिर्फ 4 टांगें सीधी खड़ी थी। खिड़की के पास एक आराम कुर्सी थी, हालांकि उसमें बैठना अब उतना आसान नहीं होगा क्योंकि उसका एक हाथ और उसकी एक सीट का एक हिस्सा टूटा हुआ था। इन चीज़ों के अलावा कमरे में एक अलमारी भी थी जिसमें कभी बंदूकें रखी जाती होंगी। वैगर नाली का एक हुक्का था और 2 साधारण कुर्सियां जिनके बाजू टूटे हुए थे। अनंत बाबू गहरे विचार में डूबे हुए लगते थे। कुछ समय बाद उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें कुछ गंध आती है? कैसी गंध? वही लोबान, तेल, अगरबत्ती, जलता हुआ मांस, सबकी मिली जुली गंध। मैंने गहरी सांस खींची, मगर ऐसी कोई गंध नहीं आई, सिवाय उस काई लगे हुए सीलन भरे कमरे में जैसी गंध होती है उसको छोड़कर। मैंने कहा, नहीं, क्यों? मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई। अनंत बाबू ने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने अचानक अपने बाएं हाथ को अपने सीधे हाथ से मारा और चिल्लाकर बोले, ओ गॉड, मैं इस गंध को अच्छी तरह पहचानता हूं। इस घर में जरूर कोई आत्मा भटक रही है। देखना यह है कि वह मेरे सामने आती है या नहीं। चलो वापस चलते हैं। अनंत बाबू ने अगली रात हालदार हवेली में बिताने का निश्चय किया। जब हम वहां से लौट रहे थे तो उन्होंने रुक रुक कर कहा, नहीं, मैं आज नहीं आऊँगा क्योंकि कल अमावस की रात है। भूत प्रेतों के प्रकट होने के लिए सबसे सही समय। इसके अलावा मुझे कुछ चीज़ों की भी ज़रूरत होगी जो मैं आज अपने साथ नहीं लाया हूँ। वो चीज़ें लेकर मैं कल आऊँगा। आज तो सिर्फ एक नज़र मारने आया था। वीरेन के घर के निकट विदा लेने से पहले ही उन्होंने अपनी आवाज़ धीमी करके कहा, यार प्लीज़ मेरी योजना के बारे में किसी को बताना मत। मैंने आज जो कुछ सुना है उसे लगता है कि यहाँ के लोग बड़े अंधविश्वासी हैं और आसानी से डर भी जाते हैं। मेरी योजना का पता चला तो मुझे वो उस हवेली में जाने से रोक सकते हैं। और उन्होंने आगे कहा, कृपया बुरा मत मानना, मैंने तुमको अपने साथ आने के लिए नहीं कहा है। इस प्रकार का काम आदमी को अकेले ही करना चाहिए, तुम समझते हो ना? हाँ हाँ, मुझे आने की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा। अगले दिन मैं लिखने के लिए बैठ गया, लेकिन लिखने में बिल्कुल ही ध्यान नहीं लगा सका। मेरा मन बार बार उस हवेली के उसी पश्चिम मुखी कमरे की तरफ जाता रहा। भगवान जाने आनंद बाबू को आज क्या दिखने वाला है। सच कहूं तो मैं थोड़ा बेचैन था और थोड़ा घबराया हुआ भी। शाम के समय मैंने हालदार हवेली के द्वार तक आनंद बाबू का साथ दिया। आज वह गर्दन तक ऊंची एक काली जैकेट पहने थे। उनके कंधे से एक फ्लास्क लटक रहा था
और उनके हाथों में वही टॉर्च थी जिसका इस्तेमाल उन्होंने एक दिन पहले किया था। उन्होंने एक भारी काला बूट पहना हुआ था। घर में अंदर जाने से पहले अपनी जेब से उन्होंने छोटी छोटी 2 शीशियाँ निकाली। देखो, उन्होंने कहा, इस शीशी में एक विशेष तेल है जो मैंने एक फॉर्मूले के मुताबिक खुद बनाया है। यह मच्छर भगाने की बढ़िया चीज़ है। और इस शीशी में कार्बोलिक एसिड है। अगर मैं इसे कमरे में छिड़क दूं तो मैं सांपों से बिल्कुल बचा रहूंगा। उन्होंने वे शीशियां वापस अपनी जेब में रखी, टॉर्च उठाई और उसने अपने सिर से लगाया। फिर उन्होंने मुझे प्रणाम किया और पैरों तले बजड़ी को पीसते हुए घर के अंदर चले गए। उस रात मैं ठीक से सो नहीं सका। सुबह होते ही मैंने भारद्वाज को थर्मस में 2 लोगों के लिए ठीक से चाय भर देने के लिए कहा। चाय भरा थर्मस आते ही मैं हालदार हवेली की तरफ निकल पड़ा। आसपास कोई नहीं था। क्या मैं आनंद बाबू को पुकारूं या सीधे उस कमरे तक चला जाऊं? हवेली के गेट के अंदर बागीचे में खड़े खड़े मैं इस दुविधा में अभी था ही कि एक आवाज़ आई, अरे यहाँ इस तरफ। आनंद बाबू उस घर के पूरब दिशा से जंगली पेड़ पौधों भरे छोटे से जंगल से निकल कर आ रहे थे। हाथ में नीम की एक टहनी पकड़े हुए थे। वह कतई ऐसे नहीं लग रहे थे जैसे एक रात पहले उन्हें किसी खास अलौकिक या विकराल या किसी भूत का अनुभव हुआ हो। पास आते ही उन्होंने एक चौड़ी मुस्कान से मेरा स्वागत किया। मुझे करीब आधा घंटा लगा नीम का पेड़ खोजने में। टूथपेस्ट की बदले मैं इसे अधिक पसंद करता हूँ भाई, आप समझ सकते हैं। पिछली रात के अनुभव के बारे में पूछने में मुझे कुछ संकोच हो रहा था। मैं चाय लाया हूँ पूछने के बजाय मैंने कहा, आप कुछ चाय लेना पसंद करेंगे या फिर सीधे अपने घर वापस लौटेंगे? अरे मेरे साथ आओ यार, बैठो, उस फुव्वारे के पास बैठते हैं। आनंद बाबू ने चाय की लंबी चुस्की भरी और कहा, वाह, चाय बहुत बढ़िया है। फिर वह मेरी तरफ मुड़े और अपनी आंख में एक चमक के साथ बोले, तुम यह जानने के लिए बहुत बेचैन हो ना कि मेरी रात कैसे गुजरी है? सही बात है ही ना? हाँ, मेरा मतलब है, हाँ थोड़ा तो। ठीक है, मैं सब बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, पूरा अभियान बहुत सफल रहा। उन्होंने चाय का दूसरा मग भरा और अपना किस्सा कहना शुरू किया। शाम 5 बजे का समय था जब तुम मुझे यहाँ छोड़कर गए। घर के अंदर जाने से पहले मैंने थोड़ा इधर उधर घूम कर देखा। अब सावधानी बरतनी पड़ती है ना, तुम समझते हो। कभी कभी जानवर या अन्य सजीव प्राणी सांप जैसे भूत प्रेतों की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचा सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी खतरनाक नहीं पाया। फिर मैं घर के अंदर चला गया। ग्राउंड फ्लोर के खुले कमरों में जाकर देखा। किसी भी कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था। एक कमरे में पुराना कूड़ा करकट पड़ा हुआ था और दूसरे कमरे में छत से कुछ चमगादड़ लटके हुए थे। कमरे में मेरे दाखिल होने पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और मैं उनकी शांति में खलल डाले बिना बाहर निकल आया। शाम 5:30 बजे के करीब मैं ऊपर गया और मैंने रात बिताने की तैयारी शुरू कर दी। मैं अपने साथ एक डस्टर लेकर गया था, झाड़न। सबसे पहले मैंने उस आराम कुर्सी को साफ किया। भगवान जाने कितने अरसे से वह कुर्सी वहाँ पड़ी हुई थी, इतनी गंदी। कमरा घुटन भरा लग रहा था, इसलिए मैंने खिड़की खोल दी और गलियारे में जाने का दरवाज़ा भी खुला छोड़ दिया, यह सोचकर कि अगर भूत महाशय की इच्छा हो तो उस दरवाजे से भी अंदर आ सकते हैं। फिर मैंने फ्लास्क और टॉर्च को फर्श पर नीचे रख दिया और आराम कुर्सी पर लेट गया। हालांकि यह बिल्कुल भी आरामदायक नहीं थी, फिर भी मुझे कुछ ज़्यादा बुरा नहीं लगा, क्योंकि पहले भी मैंने अनेक रातें इससे भी बुरी स्थिति में गुजारी है। 5:30 बजे सूरज डूब गया था। बहुत जल्दी अंधेरा हो गया और वह गंध जो मैंने तुम्हें कल बताई थी ना, काफ़ी तेज हो गई। वैसे सामान्यतः मैं उत्तेजित नहीं होता हूँ, लेकिन कल मुझे मानना होगा कि मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई।
मैं तुमको ठीक ठीक नहीं बता सकता समय, लेकिन मेरा अनुमान है कि रात के 9 बजे का समय रहा होगा। एक जुगनू खिड़की के अंदर आया और करीब 1 मिनट तक कमरे का चक्कर लगाने के बाद उड़ता हुआ बाहर निकल गया। धीरे धीरे दूर कहीं से गीदड़ों सियारों का चिल्लाना भी बंद हो गया और झिंगूर भी शांत हो गए। कह नहीं सकता कब मुझे नींद आ गई, पर एक शोर ने मुझे जगा दिया। ये कैसा शोर था? ये तो घड़ी के घंटे की आवाज थी जो 12 बजने की सूचना दे रही थी। एक गहरा किंतु सुरीला घंटनाद गलियारे से अंदर आ रहा था। अब मेरी नींद पूरी तरह खुल चुकी थी। अचानक उस घंटे की आवाज के अलावा मैंने और 2 चीजों पर गौर किया। पहली बात, मैं एक बहुत ही आरामदायक कुर्सी पर लेटा हुआ था। उसका टूटा हुआ हिस्सा अब वहां नहीं था और किसी ने आकर मेरी पीठ के पीछे एक तकिया रख दिया था। दूसरी बात, मेरे सिर के ऊपर एकदम एक नया पंखा लटका हुआ था। अरे बांस में लगे वो कपड़े से बना हुआ वो पंखा, पुराने जमाने में जिसे लोग कमरे के बाहर से खींचा करते थे और ठंडी हवा आती थी, वैसा ही पंखा एकदम नया मेरे सर के ऊपर लटका हुआ था। उसे लगी एक लंबी रस्सी गलियारे तक जा रही थी और कोई अदृश्य हाथ उस रस्सी को हल्के हल्के खींच रहा था। मैं उन चीज़ों को एकटक देख रहा था और उनका मजा भी ले रहा था। उसी समय मुझे एहसास हुआ कि बिना चांद की उस अमावस रात में कहीं से एक पूरा चांद निकल आया है। पूरा कमरा चांदनी से चमक रहा था। फिर किसी चीज की सुगंध एकाएक मेरे नाकों से आ लगी और मैंने मुड़कर देखा तो एक हुक्का अपने करीब रखा पाया। खास किस्म की तंबाकू की खुशबू कमरे में भर गई थी। आनंद बाबू रुक गए। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बहुत खुशनुमा माहौल था, तुम मानते हो ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सच में। तो आपने बाकी रात बड़े आराम से बिताई है, ऐसा लगता है। इस पर आनंद बाबू अचानक गंभीर हो गए और एक गहरी खामोशी में डूब गए। मैंने उनके दोबारा बोलने का इंतज़ार किया, लेकिन जब वो नहीं बोले तो मैं अधीर हो उठा। क्या आपके कहने का मतलब यह है, मैंने पूछा, कि आपके लिए डरने का कोई कारण नहीं था? आपने कोई भूत वूत नहीं देखा? आनंद बाबू ने नज़र उठाकर मुझे देखा, किंतु इस बार उनके होंठों पर मुस्कान का जरा सा भी संकेत नहीं था। उनकी आवाज़ कर्कश हो चली थी जब उन्होंने लगभग डांटते हुए मुझसे पूछा, एक दिन पहले जब तुम उस कमरे में गए थे तब क्या तुमने उसकी भीतरी छत को ध्यान से देखा था? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने ध्यान से देखा था। क्यों? उसमें जरूर कोई विशेष बात है। उसे तुमको दिखाए बिना मैं आगे का किस्सा तुम्हें नहीं सुना सकता। चलो अंदर चलें। हम दोनों हवेली के अंदर गए। फिर हमने अंधेरी सीढ़ी फिर से चढ़ना शुरू किया। रास्ते में मैंने उसी घड़ी को देखा, अब तक वैसे ही टूटी फूटी उसी हालत में। उस कमरे के रास्ते में आनंद बाबू ने मुझसे सिर्फ एक बात कही, अब मुझे भूतों का पीछा नहीं करना पड़ेगा सितेश बाबू, कभी नहीं। उनके साथ मेरा काम पूरा हो चुका है। हम पश्चिमी कमरे के सामने ठहर गए। अंदर जाओ, आनंद बाबू ने कहा। दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चला गया। तब मेरी आंखें फर्श पर पड़ी और मेरे पूरे बदन में भय की एक लहर दौड़ गई। फर्श पर यह कौन पड़ा था जिसके पैरों में काले भारी बूट? और यह किसका अट्टहास था, ऊंचा, कान को छेदने वाला, बाहर गलियारे से आता हुआ, जो हवलदार हवेली के कोने कोने में गूंज रहा था? मैं उस हंसी की आवाज़ में डूब गया। मेरे सोचने समझने की शक्ति, मेरी बुद्धि, सब कुछ को उसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। यह क्या यह हो सकता है? मैं आगे सोच नहीं सका। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने अपने आप को वीरेन के घर पे अपने बरसाती वाले पलंग पर पड़ा पाया। सामने घबराया हुआ चेहरा लिए भारद्वाज खड़ा था और बहुतोष मजुमदार जोर जोर से मुझे पंखा झल रहे थे। ओह, धन्य हो ईश्वर का, आप सही सलामत आ गए हैं, उन्होंने चिल्लाकर कहा। अगर सिद्धूचरण ने आपको उस घर में जाते हुए नहीं देखा होता तो भगवान जाने क्या हो जाता। अरे भाई, वैसे आपको वहां जाने की जरूरत क्या थी? मैं बस कुछ बुदबुदा कर रह गया। पिछली रात
आनंद बाबू, भौतोस बाबू ने मुझे बीच में ही टोक दिया। आनंद बाबू, उनके बारे में अब कुछ नहीं किया जा सकता। निसंदेह मैंने हाल में जो कहा था उस पर उन्होंने कतई विश्वास नहीं किया। शुक्र है भगवान का कि तुम रात बिताने उसके साथ उस कमरे में नहीं गए। तुम नहीं जानते हो कि उसका क्या हाल हुआ। नहीं देखा तुमने? उतने वर्ष पहले हलधर दत्त के साथ भी ठीक यही हुआ था। फर्श पर पड़ा था, शरीर ठंडा अकड़ा हुआ। उसकी खुली आंखों में वही डर समाया हुआ था जो छत को एकटक घूरते हुए। मैंने अपने मन में सोचा, नहीं, वह असल में वहाँ नहीं पड़े हैं, ठंडे और अकड़े हुए। मैं जानता हूँ कि मृत्यु के बाद अनंत बाबू का क्या हुआ है। शायद मैं कल सुबह ही उनको खोज निकालूं, अगर मैं उस तरफ जाने की हिम्मत कर पाया तो। वह एक काली जैकेट और एक भारी बूट पहने होंगे, हालदार हवेली के जंगल से निकल कर आ रहे होंगे, हाथ में नीम की एक टहनी लिए और इस कान से उस कान तक मुस्कुराते हुए। तो दोस्तों, ये थी सत्यजीत राय साहब की लिखी हुई कहानी आनंद बाबू का डर। मेरी सुनाई ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द मैं एक और मज़ेदार कहानी लेकर आपके पास फिर आऊँगा। तब तक के लिए अपने इस कहानी सुनाने वाले को इजाज़त दीजिए।